नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि जो इलेक्शन में जिसको हम कहते हैं मोमेंटम, शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि बिहार में कोई लड़ाई है ही नहीं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अभी जब उनको भी लग गया है कि ज़बरदस्त लड़ाई है और ये बौखलाहट दिख रहा है, हम तो देख रहे हैं कि हर रोज़ ये मोमेंटम जो है हमारे पक्ष में हवा बनते जा रही है, लहर बन रही है। और ये इलेक्शन एक तरह से नौजवानों का चुनाव है और नौजवानों का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार। तो हम तो देख रहे हैं कि ये इलेक्शन एक तरह से नौजवानों के लिए, नौजवानों के द्वारा, नौजवानों का चुनाव बन गया है। और इस युवा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू, ये दोनों बिल्कुल थके हरे और ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई नौजवानों से, बिहार से इस समय कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल साफ जनादेश आएगा बदलाव के पक्ष में, और ये जो जनादेश आएगा ये बिहार नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत निर्णायक जनादेश साबित होगा। आप कह रहे हैं बदलाव की लहर है, जहां दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार या बीजेपी कह रही है कि हमने काफ़ी विकास किया, डेवलपमेंट काफ़ी किया। जनता नाराज़ किस बात से? कौन सी ऐसी बात है नीतीश सरकार जो 15 साल में, अगर 2 साल हटा दें राजद के साथ वाला, सरकार ने क्या नहीं किया जिससे जनता खफा है? सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जो कहा अगर विकास देखिए, बिहार में अच्छी बात यह है कि अभी एक महिला से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई सड़क भी अगर कुछ बनी तो सड़क खाएंगे क्या? तो हमको तो खाने के लिए चाहिए ना, हमें तो रोज़गार चाहिए। तो ये जो विकास है बिहार ने देख लिया, ये रोज़गार रहित विकास है। और लॉकडाउन ने पोल खोल करके रख दिया। सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर लौट करके बिहार आए, और उनका सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं, हम देख रहे हैं पीड़ा के साथ साथ अपमान। और इसलिए ये जो चुनाव है ये एक तरीके से विकास, रोज़गार रहित विकास की जगह पे रोज़गार सहित विकास। विकास का मतलब रोज़गार, विकास का मतलब शिक्षा और लोगों का स्वाभिमान और सम्मान। अब आप देख लीजिए, योगी जी आ रहे हैं और कल हमने सुना एक जगह लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में हमने 370 हटा दिया तो हमारे यहाँ के गांव के लोग अब कश्मीर में जाके मकान खरीद सकते, ज़मीन खरीद सकते। और यहाँ क्या हो रहा है, लोग ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं। बुलडोज़र से गांव में, शहर में लोगों का जो भी झोपड़ी है उसको ढहाने का काम किया जा रहा है। तो आप बिहार में मजाक कर रहे हैं, लोगों के साथ जले पे नमक छिड़क रहे हैं। प्रवासी मजदूरों ने सबसे ज़्यादा झेला और आज कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का हमने सकुशल घर लौटाया और इसीलिए हमें वोट दे दीजिए। तो इस बार जो विकास का एक तरीके से एक क्रिटिक, विकास की एक आलोचना एक तरीके से लोगों ने अपने बहुत कटु जिंदगी के अनुभव से, पहले नारे तो सुनने में अच्छे लग रहे थे, तो शुरू में तो नारा ही काम कर देता है। विकास की बात हो रही है, लोग समझते हैं कि चलो अच्छी बात हो रही है, अच्छे दिन की बात होती है, काला धन ख़त्म करने की बात होती है, लोगों को लगता है कि चलो अच्छी बात हो रही है, उसी बात पर भरोसा करके लोग वोट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी आपके सामने सबसे बड़ा शिक्षक है, और ज़िंदगी आपको बताती है कि नहीं, काला धन बाहर से वापस नहीं आया, देश का सफ़ेद धन बैंक से बाहर चला गया। ज़िंदगी आपको बताती है कि आपको रोज़गार नहीं मिला, तो रोज़गार नहीं मिला तो क्या मिला। हम देख रहे हैं कि जो आज से 10 साल पहले गांव के जो नौजवान, जिनको टोला सेवक का दर्जा दिया गया, तालीमी मरकज़ में काम मिला, महादलित, अति पिछड़े समुदाय से आने वाले, उस समय जब उनको 1000 रुपया मिल रहा था, 2000 मिल रहा था, वो उसी में खुश थे कि चलो कुछ तो हो रहा है। लेकिन आज 10 साल बाद वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि हमें क्यों शिक्षक का दर्जा नहीं मिल सकता। तो आज ये जो मांगे उठी है बिहार में, रसोईया बहनें, उनको क्यों नहीं, उनके लिए वेतनमान तय होगा। पूरी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आज भी कुछ चल रही है आशा बहनों के जरिए, और वो कोरोना योद्धा हैं, उनके लिए कोई सुविधा, कोई सरकारी माने सेवाकर्मी होने का सम्मान क्यों नहीं मिलेगा। आप ये बात कह रहे हैं सर कि इन लोगों को तमाम सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन आप जिस दल के साथ गठबंधन किए हैं उस पर और भी सवाल होंगे। आप जानते हैं कि आपसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और मैं भी पूछूंगा ही। लेकिन जिस सरकार, जिस गठबंधन, जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, वो 15 साल उन्होंने बिहार में शासन किया। ऐसा नहीं कि स्थिति सिर्फ अभी आके बिगड़ी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में ही स्थिति बिगड़ गई, या पहले से ही बिहार के स्कूल और तमाम सुविधाएं गड़बड़ थी? नहीं, बिल्कुल। आप पहले से बात करिए, और पहले से आप जब बात करेंगे तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चरल मुद्दे भी उठा सकते हैं कि बिहार ऐसा एक प्रदेश है जिस प्रदेश के लिए, जैसे मान लीजिए, भूमि सुधार बहुत ज़रूरी चीज़ है, और एक बार भी भूमि सुधार को बिहार में अंजाम नहीं दिया गया ठीक से। थोड़ा बहुत जो भूदान का काम हुआ था, नीतीश कुमार ने भूदान का भी जो ढांचा है उसको ख़त्म कर दिया।
ज़मीन जो है सीलिंग से फाजिल ज़मीन आज तक वो फंसी हुई है। आज तक बिहार में आप चले जाइए, चंपारण में आप चले जाइए, बहुत सारे इलाके में बड़े बड़े आजकल भी ज़मींदारी चल रही है बिहार में। तो ये तो मुद्दे हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए शायद किसी एक दौर को आप चिन्हित नहीं कर सकते। बहुत कुछ करना नीतीश कुमार ने खुद ही जो शिक्षा सुधार का आयोग बनाया, भूमि सुधार का आयोग बनाया, आयोग तो बना दिया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट जब आई तो रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक के रख दिया है। तो ये तो बहुत कुछ हुआ है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है। तो आज जो कह रहे हैं कि भाई वही 15 साल लौट आएगा, तो लेकिन लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि वो लौट आएगा, तो क्या लौट आएगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन आज जो चल रहा है वो तो उससे बदतर है। अगर बिहार में आप कहेंगे कि 90 का दशक या 2000 के शुरू में जंगल राज था, तो आज यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में जो चल रहा है वो क्या है? वो सुपर जंगल राज है। तो सुपर जंगल राज, तो ये आकर के जब कहते हैं कि महिलाओं के लिए, तो लोग पूछते हैं कि आपके राज में क्या हो रहा है? हाथरस में दलित की बेटी सामूहिक बलात्कार के बाद उसका जुबान काट लिया जाता है, वो मर जाती है लड़ते लड़ते, और इसके बाद वो बयान दे करके जाती है कि इन दबंगों ने हमारे साथ ये अन्याय किया है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते और रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके दलित की बेटी को जला देते हैं। मौत का भी एक सम्मान होता है हमारे पूरे समाज में, चाहे किसी भी आप मजहब में चले जाइए, किसी भी जाति में चले जाइए, तो लोग अपने साथी, अपने परिवार के लोग, प्रिय लोग जब चले जाते हैं ज़िंदगी से, तो उनको जब हम विदाई देते हैं तो एक सम्मान के साथ देते हैं, पेट्रोल छिड़क करके नहीं जलाते हैं। ये संस्कार की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, बेटी बचाओ की बात करने वाले आज ये जो कर रहे हैं, ये तो बड़े एक तरह बर्बरता है, क्रूरता है। तो ये क्रूरता, ये बर्बरता, ये हिंसा, इससे तो बिहार को बचना है, देश को बचाना है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पुरानी बातें लोगों के मन में है, और शायद हम भी समझते हैं कि अगर पुरानी बातें निश्चित तौर पर दोहराई नहीं जाएंगी, ये नया दौर है और नए दौर में नए हिसाब से बिहार आगे बढ़ेगा। सरकार अगर बनती है महागठबंधन की, उस वक्त भी आप अपने जो मुद्दे हैं, जो भूमि सुधार के मुद्दे हैं, लोगों की इंसाफ की लड़ाई के मुद्दे हैं, वो जारी रखेंगे महागठबंधन में रहते हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हमने एक घोषणा पत्र जारी किया जो हमारा एक तरीके से इस चुनाव में भी है और लंबे दौर के लिए है, और एक 25 सूत्री संकल्प पत्र जारी हुआ जो पूरे महागठबंधन की ओर से है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जितने मुद्दे हैं, सभी मुद्दे उस संकल्प पत्र में नहीं आ पाए, नहीं आ सकते। ठीक है, उन मुद्दों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जो खुशी की बात है, खुशी की बात यह है कि इतने दिनों से लोग यही कहते थे कि माले वाले नारे लगाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, आंदोलनों से होता क्या है। हमने देखा कि आंदोलनों का कितना असर है। जिन बातों को लेकर के वर्षों से हम आंदोलन कर रहे थे, वही बातें आज बिहार के एजेंडा बनने लगे हैं। समान काम के लिए समान वेतन, रसोईया के लिए वेतनमान, आशा के लिए वेतनमान, और ये जो बातें हैं धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र जो साझा है, उस साझा संकल्प पत्र में भी ये बात है। हम जो कह रहे थे कि ये केंद्र का जो किसान विरोधी, जो खेती विरोधी और पूरे कॉरपोरेट परस्त जो बिल है, कानून है, आज यहाँ कहा गया है कि जैसे पंजाब ने खारिज किया किसान कानूनों को, इन बिलों को बिहार में भी हम लोग खारिज करेंगे। और बिहार हरगिज़, यहाँ जो MSP जहाँ तक तय करने का सवाल है, किसानों से खरीद का सवाल है, हम लोग इस बात को करेंगे। तो हमें तो पूरा भरोसा है कि जो साझा घोषणा पत्र है उसमें हमारी कुछ बातें आई, बहुत सारी बातें नहीं आई, कोई बात नहीं है। उसके लिए लंबी लड़ाई है और लड़ाई जारी रहेगी, और हर लड़ाई से लोग मजबूत होते हैं, लड़ाई से लोग कमज़ोर नहीं होते, लड़ाई से लोग मजबूत होते हैं, हमारे मुद्दे लोगों के बीच में स्थापित होते हैं। अब आपकी पार्टी पे आते हैं। CPI-ML को 19 सीटें महागठबंधन में मिली है, आपने सिर्फ एक महिला उम्मीदवार उतारा, वजह क्या रही, जबकि आपकी पार्टी में कैडर में महिलाएं दिखती हैं? देखिए, ये मैं भी कहूँगा कि ये हमारे जो पूरी सूची है, उस सूची का सबसे कमज़ोर पक्ष अगर आप कहेंगे, और बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अब 19 सीटों में हमने कोशिश की हर तरह से। जैसे आप देखेंगे कि हमने देखा कि ये जो चुनाव है, ये एक तरह से युवा चुनाव है, और नौजवान दिख रहे हैं, नौजवानों की उम्मीद, नौजवानों का आक्रोश, नौजवानों के मुद्दे। तो हमने इस चुनाव में मैक्सिमम कोशिश ये की कि नौजवानों को प्रमुखता मिले, और आधा दर्जन से भी ज़्यादा हमारे नौजवान उम्मीदवार, कई साथी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव संदीप सौरभ लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव अजीत कुशवाहा लड़ रहे हैं। तो एक तो हमने ये कोशिश की, और फिर हमने कोशिश ये की जो हमारे बुनियादी जो किसान आंदोलन रहे हैं,
खेत मजदूरों के आंदोलन रहे हैं, तो उनके भी सारे नेताओं को। तो ये बात सही है कि 19 सीट है, सीट और ज़्यादा होती तो हम निश्चित तौर पर और महिला उम्मीदवार हमको उतारना ही चाहिए था। और इसमें भी ये हम लोगों के हम कहेंगे कि ज़रूर ये कमज़ोरी है कि और ज़्यादा संख्या में हमारे पास अगर महिला लीडर्स, क्योंकि चुनाव है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव है। आप बहुत ज़्यादा, अगर राष्ट्रीय चुनाव होता है तो आप इधर से उधर उम्मीदवार भी भेज सकते हैं। इन चुनाव में लोगों के मन में एक बात ये भी होती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय उम्मीदवार भी हो। तो सब कुछ देखते हुए ये संभव नहीं हो पाया, और वाकई मैं मानता हूँ कि हमारे चुनाव उम्मीदवारों की सूची का ये सबसे कमज़ोर पक्ष है। सर, आप लोग पिछले बार 2015 विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीत पाए थे। इस बार आपको लगता है कि उस सीट में वृद्धि होगी? नहीं, सीट में बिल्कुल वृद्धि होगी, और लेकिन सवाल सीट का ही नहीं है। इस बार तो हम देख रहे हैं कि बिहार में बदलाव और साफ बहुमत मिले महागठबंधन को, हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं। और लोग ये बता रहे हैं कि भाकपा माले के इस महागठबंधन के में शामिल होने से बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। और आप देख रहे हैं कि गरीबों में ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जो आप देख रहे हैं कि बौखलाहट है, हाँ बिल्कुल, ये जो बौखलाहट है, हम तो देख रहे हैं कि गजब की बात है कि जहाँ माले के उम्मीदवार नहीं है, कहीं कोई लेफ्ट के उम्मीदवार नहीं है, वहाँ नड्डा जी जा करके माले के खिलाफ बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं, तो नरसंहार तो बिहार को पता है, बातें किसने किया, बथानी टोला किसने किया, शंकर बिघा नारायणपुर का नरसंहार किसने किया, मियाँपुर किसने किया। तो नरसंहार की बात ये लोग करें तो बिहार की जनता तो बेवकूफ़ नहीं है, वो तो उनको पता है कि नरसंहार कराने वाली पार्टी और नरसंहार में फंसे हुए लोगों को बरी करवाने वाली पार्टी, बचाने वाली पार्टी, और नरसंहार के मास्टरमाइंड को गांधी बताने वाली पार्टी वो गिरिराज सिंह की पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये पूरे बिहार के लोगों को मालूम है। इसलिए जो लोग इस चुनाव में भाजपा माले का सबसे बड़ा प्रचारक है, भाजपा के जितने स्टार प्रचारक हैं वो एक तरह से माले का बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि खूब माले की बात कर रहे हैं, और जितनी बात वो कर रहे हैं हमें लगता है कि बिहार की जनता को और ज़्यादा लोगों में उत्सुकता भी हो रही है कि माले के बारे में थोड़ा और समझा जाए। पूरे देश में लोगों में उत्सुकता है कि आखिरकार माले का मामला क्या है, कि जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जैसे आज पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो बिहार में आकर के परेशान है। एक माले जैसी पार्टी जिसके पास सिर्फ 3 विधायक थे 2010 में, जिनके पास एक भी विधायक नहीं थे, तो इस पार्टी से भाजपा की इस कदर परेशानी क्यों है? तो इसने एक तरह से माले के बारे में जानने समझने, और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि माले से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आज तो पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। ये कह रहे हैं कि आतंकवाद आ जाएगा महागठबंधन जीतने से। आज सबसे ज़्यादा आतंक का कारोबार कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कौन आतंकित नहीं है? कौन आतंकित नहीं है? हर किसान आतंकित है कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी। हर नौजवान आतंकित है कि मुझे रोज़गार नहीं मिलेगा। तो हर महिला असुरक्षित है कि कहीं जो हाथरस में हो रहा है, जो मुजफ्फरपुर में हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि जोगी राज में जो मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हुआ, जो मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ, आप देख लेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा करके कि मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो रात 12 बजे दादरी में अखलाक की हत्या से मॉब लिंचिंग का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन वो सिलसिला वहाँ रुकता नहीं है। उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भी बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं। जब आप देखते हैं कि एनकाउंटर का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस को आप खुली छूट दे देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ठाएँ ठाएँ गोली मारो, तो लोग समझते थे कि अपराधी मारे जाएंगे। अपराधी कहाँ मारे गए, कितने मारे गए? वो विकास दुबे का भी एनकाउंटर किया गया कितनी बड़ी घटना के बाद। अपराधी कम मारे गए, शायद नहीं ही मारे गए। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें विवेक तिवारी भी, जो लखनऊ में बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर थे, 38 साल के नौजवान, उनकी भी फेक एनकाउंटर में हत्या हुई। तो आज उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको असुरक्षित करने वाली और सबको आतंकित करने वाली पार्टी है, और इसीलिए भाजपा वाले जब आतंक की बात करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। आप योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पे दूसरी बार हमला कर रहे हैं। उन्होंने आप लोगों को कोरोना कहा है, बोला है कि राजद और कांग्रेस एक दूसरा कोरोना माले के रूप में बिहार वालों को देगी। लगता नहीं कि असंवेदनशील बयान है किसी को कोरोना कहना? उनसे तो संवेदनशीलता की उम्मीद कौन करेगा?
और हम चाहें तो मान लीजिए उनके खिलाफ तो केस भी कर सकते हैं इन बातों को लेकर के, लेकिन अब केस करके भी क्या होगा कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने कलम से अपने खिलाफ जितने केसेस थे सारे केसेस को ख़त्म कर दिए। तो ये लोग तो समझ रहे हैं कि हमारे पास सत्ता है, इसीलिए हम अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोरोना अगर बोले हैं तो हम तो योगी जी के बयान पर उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। जो मोदी जी का बयान है वो दिलचस्प है, क्योंकि मोदी जी ने जब कोरोना की चर्चा शुरू की मार्च महीने में तो उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी है, आपको सिर्फ घर में रहना है और 21 दिन में जंग हम जीत लेंगे। घर में रहो, थाली बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना भाग जाएगा। आज 7 महीने बाद मोदी जी ने उस दिन अपने संदेश में कहा कि कोरोना गया नहीं, कोरोना भगा नहीं। इसका मतलब जो लॉकडाउन उन्होंने किया कोरोना को भगाने के नाम पर वो फेल कर गया। इसका मतलब वो जो नौटंकी कर रहे थे कि 21 दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीत लेंगे, वो बहुत बड़ा झूठ था। इसीलिए कोरोना के मोर्चे पर सरकार फेल कर गई। और ये सब जो बयान ये लोग दे रहे हैं वो अपने जो माने फेलियर है, हमें नहीं लगता कि उस पर कहीं पर्दा डाल सकते हैं। आखिरी 2 सवाल है सर। क्या दीपांकर भट्टाचार्य और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव को अपना नेता मान रही है? हमने तो कह दिया कि भाई इस जो राष्ट्रीय जनता दल है वो पूरे महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है और उस सबसे बड़े दल में इस समय एक संक्रमण है और उस दल ने तेजस्वी यादव को अपना नेता माना। पूरे महागठबंधन में तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते गठबंधन के भी नेता है और पूरे बिहार लोग मान रहे हैं, हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस समय जो हमने कहा कि नौजवानों का चुनाव है, बस हमें सिर्फ यही बात है कि जो नौजवानों में जो उम्मीद जगी है और तेजस्वी जी ने भी जो रोज़गार का वादा किया है, तो सारे नौजवान यही चाहते हैं कि उनको मौका मिले। हम भी चाहते हैं उनको मौका मिले और जो वादा हम लोग कर रहे हैं इस वादे पर खड़े उतरें और नौजवानों की उम्मीद पूरी हो। और शेष तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ लोग जो नीतीश कुमार, उनको इस बात समझ में नहीं आ रही है कि बिहार एक संक्रमण के दौर से है, एक जनरेशन शिफ्ट हो रहा है। अभी लालू जी अगर जेल में हैं तो उनको अगर ये लग रहा था कि लालू जी को जेल में रख करके तो राष्ट्रीय जनता दल में पुरानी पीढ़ी ख़त्म और उसमें नई पीढ़ी है, तो लोग पूछ रहे हैं कि जनता दल यू में नई पीढ़ी कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी में नई पीढ़ी कहाँ है। यहाँ तो चलो तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, बहुत सारे नौजवान दिख रहे हैं, माले में एक से एक नौजवान दिख रहा है, संदीप सौरभ दिख रहे हैं, मनोज मंजिल दिख रहे हैं, जितेंद्र पासवान दिख रहे हैं, माले में अजीत कुशवाहा दिख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में भी दिख रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में और जदयू में आज भी वही सुशील मोदी और आज भी वही नीतीश कुमार, और इनको भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। एमएलसी बन करके बिहार में राज कर रहे हैं। हमने तो कहा था कि भाई पटना में चुनाव में जनादेश ले लीजिए, जितना जल जमाव का तोहफा आपने दिया है पटना वालों को, जितना बुलडोज़र आपने चलाया है गरीबों के घरों को ढहाने के लिए, तो एक बार आइए पटना से ही चुनाव लड़ लीजिए और चुनाव लड़ के जनता से जनादेश लीजिए। लेकिन नई पीढ़ी तो सामने लाइए। अगर आपकी महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आपकी पार्टी उसमें शामिल होगी? और दूसरा सवाल, अगर शामिल नहीं होती है, एक जगह मैं पढ़ रहा था आपने कहा है नहीं शामिल होगी, अगर नहीं होती है तो अपने मुद्दे कैसे मनवाएगी सरकार से? नहीं, देखिए मुद्दे तो हम आंदोलन की पार्टी हैं और लगातार आंदोलन करते हैं। सरकारें कुछ मुद्दों को कभी मानती है, ज़्यादातर मुद्दों पर बहुत तुरंत सरकारें नहीं मानती हैं, लेकिन आंदोलनों का जो असर है इस बार चुनाव में आप देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें तो लगता है कि इस समय हमारी पार्टी जो आंदोलन की पार्टी है और वो आंदोलन की पार्टी के रूप में ही काम करे। सरकार को हमने जो कहा है कि सरकार बने, सरकार चले और भाकपा माले की पूरी मदद रहेगी, पूरा सहयोग रहेगा कि सरकार ठीक से बने, सरकार ठीक से चले और इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। और जनता का जो फीडबैक है, जनता की जो मांगें हैं, हम उससे सरकार को अवगत कराते रहेंगे। और हमें लगता है कि ये जो जैसे आपने देखा होगा कि UPA 1 का जो दौर था, जिस समय संसद में वामपंथियों की एक अच्छी उपस्थिति थी, वामपंथी सत्ता में नहीं थे, लेकिन वही दौर था हिंदुस्तान में हाल के वर्षों में, जब गरीब की बातें हो रही थी, जब किसान की बातें हो रही थी, जब मनरेगा जैसा कानून पारित हो रहा था, जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बन रहा था, जब फूड सिक्योरिटी कानून बन रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार में जो मुद्दे बदले हैं, जो आज भारतीय राष्ट्रीय जनता दल का भी प्रमुख नारा क्या है, उन्होंने कहा कि आर्थिक न्याय। तो ये जो मुद्दा बदला है, आज पूरे देश का संविधान खतरे में है, संविधान के
जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में जो बातें हैं उसमें है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, न्याय, बराबरी, आज़ादी, भाईचारा। तो हम ये चाहते हैं कि संविधान कहीं से भी उसका उल्लंघन ना हो, संविधान के साथ, संविधान के रास्ते पर बिहार चले, आगे बढ़े, और इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू।